कभी कभी जासूस होना आसान लगता है लोगों को। वे सोचते हैं कि हम बस सुराग ढूंढते हैं, अपराधी पकड़ते हैं और कहानी खत्म। लेकिन सच यह है, कुछ केस ऐसे होते हैं जो दिमाग से ज्यादा आपकी आत्मा पर असर डालते हैं। केस की फाइल खोलने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है। मैं जानना चाहता हूं कि सुगम कौशिक की ये फाइलें भारत के किस कोने तक पहुंच रही हैं। तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर या किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़िएगा। जिस किसी का कमेंट मुझे सबसे बेहतरीन और दिलचस्प लगेगा, उसे मैं अपनी अगली वीडियो में एक स्पेशल शाउट आउट दूंगा। तो चलिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। और अब शुरू करते हैं आज की ये अनसुलझी पहेली। यह कहानी उन्हीं में से एक है। सन 1973 लखनऊ। मैं और कबीर हमेशा की तरह अपने किराए के पुराने मकान में थे। शारदा देवी नीचे आंगन में तुलसी को पानी दे रही थीं और कबीर ऊपर चारपाई पर लेटा हुआ था। सुगम, एक बात पूछूं? मैंने किताब बंद करते हुए कहा। पूछो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी केस को सुलझाना ही न चाहो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन ऐसे केस ही सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जैसे मेरी बात पूरी हुई, नीचे से आवाज आई, बेटा सुगम, कोई तुमसे मिलने आया है। जब मैं नीचे पहुंचा, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, करीब 35 से 40 साल का। चेहरा थका हुआ, आंखों में घबराहट। आप सुगम कौशिक हैं? हाँ। उसने राहत की सांस ली। मेरा नाम निखिल है। मुझे आपकी मदद चाहिए, हम उसे ऊपर ले आए। कबीर भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। निखिल ने पानी का गिलास हाथ में लिया, लेकिन पिया नहीं, बस उसे देखता रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, मुझे चीजें याद नहीं रहती। कबीर ने कहा, मतलब भूलने की बीमारी? निखिल ने सिर हिलाया। नहीं, बात इतनी साधारण नहीं है। निखिल ने मेरी तरफ देखा। कल मैं सुबह उठा और मुझे याद ही नहीं था कि मैं कौन हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर धीरे से बोला, क्या? निखिल की आवाज कांप रही थी। मेरे पास मेरा नाम लिखा हुआ एक कागज था, मेरे कमरे में, जिससे मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। मैंने तुरंत पूछा, डॉक्टर को दिखाया? हाँ। उन्होंने कहा सब कुछ सामान्य है। कबीर ने कहा, तो फिर? निखिल ने धीरे से कहा, यह कोई बीमारी नहीं है। कोई मेरी यादें छीन रहा है। उस समय मुझे यह बात अजीब लगी, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे केस देखे थे जहां सच विज्ञान से आगे निकल जाता है। मैंने निखिल से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? उसने जवाब दिया, एक रिसर्च लाइब्रेरी में। मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई। कौन सी लाइब्रेरी? पुरानी सिविल लाइब्रेरी, चौक के पास। मैंने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने भी वही सोचा जो मैंने सोचा था। तभी निखिल ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर कुछ लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम फिर भूल चुके हो। नीचे एक और लाइन थी, उस कमरे में मत जाना। मैंने पूछा, कौन सा कमरा? निखिल ने कांपते हुए कहा, यही तो मुझे याद नहीं। मैंने निखिल के हाथ से वह कागज लिया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा।
कागज पर लिखी हुई लाइनें साधारण थीं, लेकिन उनके पीछे छिपा डर असाधारण था। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें यह कागज कहाँ मिला? निखिल ने कहा, मेरे कमरे में। हर बार जब मैं सब भूल जाता हूं, यह कागज मेरे पास होता है। कबीर ने हल्के व्यंग्य में कहा, मतलब तुम खुद को ही चेतावनी दे रहे हो? निखिल ने उसकी तरफ देखा। या फिर कोई और मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है? यह बात सुनकर मैं कुछ पल चुप हो गया, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ भूलने का नहीं था। यह किसी योजना का हिस्सा लग रहा था। मैंने कहा, हमें उस लाइब्रेरी चलना होगा। दोपहर तक हम चौक की उस पुरानी सिविल लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। वह जगह शहर के पुराने हिस्सों में से एक थी। ऊंची छतें, लकड़ी की अलमारियां और हर तरफ किताबों की गंध। जैसे ही हम अंदर गए, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह जगह सिर्फ किताबों की नहीं, राजों की भी हो। कबीर ने धीरे से कहा, थोड़ी डरावनी है। मैंने जवाब दिया, डरावनी जगहों में ही सच छुपा होता है। निखिल हमें अपने सेक्शन में ले गया। मैं यहीं काम करता हूं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा, एक अलमारी के पीछे दीवार थोड़ी अलग थी, जैसे वहां कुछ छुपाया गया हो। मैंने पूछा, इस तरफ क्या है? निखिल अचानक रुक गया। उसका चेहरा बदल गया। मुझे याद नहीं, कबीर ने धीरे से कहा। वही कमरा? निखिल ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसका सिर पकड़कर वह नीचे बैठ गया। नहीं, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। मैं तुरंत उसके पास गया। क्यों? उसने डरते हुए कहा। क्योंकि हर बार जब मैं वहां जाता हूं, मैं सब भूल जाता हूं। अब मामला साफ होने लगा था। मैंने कबीर की तरफ देखा। यही है वह जगह, कबीर ने कहा। तो अंदर चलें। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो, जैसे वहां कुछ सामान्य नहीं था। दरवाजा आधा खुला था, अंदर पूरा अंधेरा। मैंने धीरे से उसे पूरा खोला। कबीर मेरे पीछे था। निखिल बाहर ही खड़ा रह गया। कमरे के अंदर कुछ खास नहीं था, बस एक मेज, एक कुर्सी और दीवार पर एक बड़ा सा आईना। कबीर ने कहा, इतना ही? मैंने धीरे से कहा, नहीं, असली चीज अभी दिखनी बाकी है। तभी मेरी नजर मेज पर रखी एक छोटी शीशी पर पड़ी। उसमें पारदर्शी तरल था। मैंने उसे उठाया। कबीर ने पूछा, यह क्या है? मैंने जवाब दिया, यही शायद उस राज की शुरुआत है। और तभी पीछे से आवाज आई, उसे मत छुओ। हम दोनों एक साथ मुड़े। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। सफेद कोट, गंभीर चेहरा और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। उसने धीरे से कहा, कुछ चीजें जानने के लिए नहीं होती, मिस्टर कौशिक। मैंने उसे गौर से देखा। और कुछ सच छुपाने के लिए नहीं होते। वह हल्का सा मुस्कुराया। तो आप वही हैं। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई, और मुझे पहली बार लगा, यह केस सिर्फ यादों का नहीं है, यह दिमाग से खेलने वाला खेल है। मैंने उस आदमी की आंखों में देखा। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता था कि हम यहां आएंगे। कबीर ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं?
उस आदमी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, डॉक्टर अर्पित मेहरा। उसने कमरे में कदम रखा और हमारी तरफ बढ़ा। और यह लाइब्रेरी मेरी देखरेख में है। मैंने हाथ में पकड़ी शीशी की तरफ इशारा किया। तो यह क्या है? डॉक्टर मेहरा की नजर एक पल के लिए उस शीशी पर गई। फिर उसने कहा, एक प्रयोग। कबीर ने भौहें चढ़ाई। किस तरह का प्रयोग? डॉक्टर मेहरा हल्का सा मुस्कुराया। यादों का। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से कहा, स्पष्ट बोलिए। वह कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी क्लास में लेक्चर देने जा रहा हूं। मानव मस्तिष्क बहुत कुछ संभाल सकता है, लेकिन कुछ यादें इंसान को तोड़ देती हैं। कबीर ने कहा, तो आप उन्हें मिटा देते हैं? डॉक्टर मेहरा ने मेरी तरफ देखा। अगर कोई खुद अपनी यादें मिटाना चाहे, तो क्या वह अपराध है? यह सवाल सीधा नहीं था, लेकिन मेरे लिए जवाब साफ था। मैंने कहा, अगर यह उसकी इच्छा हो तो नहीं, लेकिन अगर यह जबरदस्ती हो तो यह सबसे बड़ा अपराध है। डॉक्टर मेहरा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, और अगर इंसान खुद नहीं जानता कि वह क्या चाहता है? कबीर ने धीरे से कहा, यह आदमी सीधे जवाब नहीं देगा। मैंने सिर हिलाया। हमें खुद पता लगाना होगा। मैंने कमरे का फिर से निरीक्षण करना शुरू किया। आईने के सामने खड़ा होकर मैंने खुद को देखा। कुछ अजीब था उस आईने में, जैसे वह सिर्फ प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा था, कुछ और भी। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सा झटका लगा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। मैं तुरंत पीछे हटा। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने धीमे स्वर में कहा, कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर मेहरा मुस्कुराया। आप महसूस कर रहे हैं, है ना? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? वह धीरे धीरे बोला, यादों का खिंचाव। अब बात साफ होने लगी थी। मैंने शीशी को मेज पर रखा। यह कोई साधारण दवा नहीं है। यह दिमाग पर असर डालती है। डॉक्टर मेहरा ने सिर हिलाया। बहुत तेज हो आप? कबीर ने पूछा। तो निखिल की यादें इसी से गई हैं? डॉक्टर मेहरा ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। तभी बाहर से निखिल की आवाज आई, सुगम। हम दोनों तुरंत बाहर भागे। निखिल फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। कबीर ने उसे झकझोरा। निखिल, क्या हुआ? निखिल ने धीरे से कहा, आप कौन हैं? कबीर का चेहरा सख्त हो गया। फिर से मैं कुछ सेकंड तक निखिल को देखता रहा। फिर मेरी नजर उसके हाथ पर गई। वहां एक छोटा सा ताजा निशान था, जैसे किसी ने सुई चुभाई हो। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। यह निशान कब लगा? निखिल ने खाली आंखों से देखा। मुझे याद नहीं। अब यह साफ था, यह सब एक योजना है, और हम उस योजना के बीच में खड़े हैं। मैंने धीरे से कहा, डॉक्टर मेहरा, आप सिर्फ यादें मिटा नहीं रहे, आप लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं। वह दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास। उसने धीरे से कहा, और अगर मैं कहूं कि यह सब उनकी भलाई के लिए है? मैंने उसकी आंखों में देखा। तो मैं कहूंगा कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अचानक झिलमिलाई, और कुछ सेकंड के लिए सब अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई,
डॉक्टर मेहरा गायब था। कबीर ने कहा, यह आदमी खतरनाक है। मैंने धीमे स्वर में कहा, और यह केस। उससे भी ज्यादा मैंने निखिल को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। कबीर ने गुस्से में कहा, यह आदमी लोगों के दिमाग से खेल रहा है। मैंने धीरे से कहा, सिर्फ खेल नहीं, वह कुछ खोज रहा है। कबीर ने पूछा, क्या? मैंने जवाब दिया, ऐसी याद जिसे मिटाना जरूरी है। हम निखिल को वहीं छोड़कर लाइब्रेरी के दूसरे हिस्से में गए। मुझे अब यह समझ आ चुका था कि यह मामला सिर्फ एक आदमी या एक प्रयोग का नहीं है। यह कुछ बड़ा है। मैं सीधे रिकॉर्ड सेक्शन में गया। पुरानी फाइलें, धूल भरी किताबें, और वही जगह जहां अक्सर सच छुपा होता है। कबीर ने पूछा, अब क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, डॉक्टर मेहरा का अतीत। कुछ देर बाद मुझे एक पुरानी फाइल मिली। उस पर लिखा था, डॉक्टर अर्पित मेहरा, रिसर्च नोट्स 1965। मैंने फाइल खोली। अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर कुछ सेकंड के लिए मैं भी चुप हो गया। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, यह आदमी पहले न्यूरोलॉजिस्ट था और उसने एक प्रयोग शुरू किया था। कबीर ने पूछा, कैसा प्रयोग? मैंने पढ़ते हुए कहा, दिमाग की यादों को अलग करना, मतलब दर्दनाक यादों को हटाना। कबीर ने कहा, तो यह तो अच्छी बात है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हर अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मैंने आगे पढ़ा, और फिर मेरी उंगलियां अचानक रुक गईं। एक नाम लिखा था, टेस्ट सब्जेक्ट एस के। मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, यह मेरा नाम है। कबीर चौंक गया। क्या? मैंने फाइल फिर से देखी। वहां साफ लिखा था, एस के मेमोरी रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग। कबीर ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, शायद मैं इस केस से जुड़ा हुआ हूं तभी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। एक धुंधली सी तस्वीर, एक कमरा, एक आईना, और वही आवाज। यादें इंसान को कमजोर बनाती हैं। मैंने तुरंत सिर पकड़ लिया। कबीर ने कहा, सुगम, क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, मैं यह सब पहले देख चुका हूं। कबीर की आवाज में चिंता थी। मतलब? मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब, यह केस नया नहीं है। यह मेरे अतीत का हिस्सा है। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। अगर मैं इस प्रयोग का हिस्सा था, तो मेरी कौन सी यादें मिटाई गई थीं? और क्यों? कबीर ने धीरे से कहा, सुगम, कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने उसकी बात पूरी की कि मैंने खुद अपनी यादें मिटवाई थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब समझ में आ रहा है ना? हम दोनों एक साथ मुड़े। डॉक्टर मेहरा फिर से सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम सिर्फ जासूस नहीं हो, सुगम। तुम मेरा सबसे सफल प्रयोग हो। कमरे की हवा जैसे जम गई। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो। लेकिन मैं बस उसे देख रहा था, क्योंकि अब मुझे भी सच जानना था।
मैंने डॉक्टर मेहरा की आंखों में देखा। उसकी बात सुनकर भी मैंने खुद को शांत रखा। अगर मैं तुम्हारा प्रयोग हूं, मैंने धीरे से कहा, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? डॉक्टर मेहरा हल्का सा मुस्कुराया। यही तो सबसे सफल हिस्सा है। कबीर गुस्से में आगे बढ़ा। सीधे सीधे बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर मेहरा धीरे धीरे हमारी तरफ आया। साल 1965, उसने कहा। तुम यहां आए थे, सुगम। मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। तब तुम जासूस नहीं थे। तुम एक छात्र थे, बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन अंदर से टूटे हुए। मेरे दिमाग में फिर वही धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। एक कमरा, एक मेज, और किसी की आवाज। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। डॉक्टर मेहरा की आवाज गूंज रही थी, जिसे तुम सह नहीं पा रहे थे। कबीर ने मेरी तरफ देखा। सुगम, क्या यह सच है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर मेहरा ने कहा। तुम खुद मेरे पास आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी कुछ यादें मिटानी हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से पूछा, कौन सी यादें? डॉक्टर मेहरा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, किसी की मौत। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। किसकी? डॉक्टर मेहरा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे छोटे भाई की। कबीर चौंक गया। तुम्हारा भाई? मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे जमीन खिसक गई हो। तभी मेरे दिमाग में एक तेज झटका आया। एक छोटी सी झलक। एक लड़का, सड़क, खून, और मैं वहीं खड़ा, कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। सांस भारी हो गई थी। यह सच नहीं है, मैंने धीमे से कहा। डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया, यह वही सच है जिससे तुम भाग रहे थे। कबीर अब चुप था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, और तुमने मेरी यादें मिटा दी? डॉक्टर मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पूरी नहीं। कुछ टुकड़े मैंने जानबूझकर छोड़े। क्यों? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ताकि मैं देख सकूं कि इंसान अपनी टूटी हुई यादों के साथ कितना आगे जा सकता है। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मतलब, मैं तुम्हारा प्रयोग था? नहीं, उसने कहा। तुम मेरा सबसे बड़ा सबूत हो। कबीर गुस्से में बोला, तुम लोगों के दिमाग से खेलते हो। डॉक्टर मेहरा ने शांत स्वर में कहा, मैं उन्हें उनके दर्द से आजाद करता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। निखिल, उसने खुद मुझसे कहा था। वह अपनी कुछ यादें भूलना चाहता था। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी। मैंने धीरे से पूछा, अगर यह सब सच है, तो फिर अब तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर मेहरा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी बाकी बची यादें भी मिटाने वाला हूं। कबीर चिल्लाया, सुगम, पीछे हटो। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब मुझे भागना नहीं था। डॉक्टर मेहरा ने जेब से वही छोटी शीशी निकाली। वही तरल जिसे मैंने पहले देखा था। वह मेरी तरफ बढ़ा। बस एक पल, और तुम्हारा सारा दर्द खत्म। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या फिर मेरी पहचान भी खत्म। कमरे में तनाव अपने चरम पर था। डॉक्टर मेहरा मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके हाथ में वह शीशी, जिसमें मेरी यादों को खत्म करने की ताकत थी। कबीर चिल्लाया, सुगम, कुछ करो। लेकिन मैं
शांत खड़ा रहा। मैंने धीरे से कहा, तुम गलत हो डॉक्टर मेहरा। वह रुका। गलत? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यादें इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वो उसे इंसान बनाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मेहरा ने हल्का सा सिर झुकाया। और दर्द? मैंने जवाब दिया, दर्द हमें सिखाता है। कबीर अब चुप था, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम लोगों की यादें छीनकर उन्हें अधूरा बना रहे हो। डॉक्टर मेहरा की आंखों में अब हल्की बेचैनी दिखने लगी थी। मैं उन्हें बचा रहा हूं, मैंने कहा। नहीं, तुम उनसे उनकी सच्चाई छीन रहे हो। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक उसने मेरी तरफ शीशी बढ़ा दी। तो लो, खुद खत्म कर लो अपना दर्द। कबीर चौंक गया। यह क्या कर रहा है? मैंने शीशी को देखा। बस एक पल, और मैं सब भूल सकता था। अपने भाई को, अपना अतीत, अपना दर्द। लेकिन मैंने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। नहीं। कमरे की हवा जैसे बदल गई। डॉक्टर मेहरा ने पहली बार मुझे ध्यान से देखा, जैसे वह किसी जवाब की तलाश में हो। मैंने कहा, अगर मैं यह भूल गया तो मैं नहीं रहूंगा। कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तभी मैंने अचानक आगे बढ़कर डॉक्टर मेहरा का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से शीशी छूटकर जमीन पर गिर गई। छन्न, शीशी टूट गई। तरल फर्श पर फैल गया। राजवीर और पुलिस भी उसी समय अंदर घुस आए। हाथ ऊपर। डॉक्टर मेहरा कुछ सेकंड तक खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने हाथ ऊपर उठा दिए। उसे पकड़ लिया गया। लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा। तुमने एक मौका खो दिया सुगम। मैंने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैंने खुद को बचा लिया। उसकी आंखों में पहली बार कोई जवाब नहीं था। कबीर ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया है ना? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर धीरे से कहा, नहीं। कबीर ने पूछा, क्या मतलब? मैंने फर्श की तरफ देखा, जहां वह तरल फैल चुका था। यह सिर्फ एक तरीका था, लेकिन सवाल अभी भी वही है। कितने लोगों की यादें बदली गई हैं? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रात काफी हो चुकी थी। लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा था। मैं और कबीर अपने कमरे में बैठे थे। लेकिन इस बार माहौल अलग था। कोई केस खत्म होने के बाद जो हल्की राहत होती है, वह यहां नहीं थी। कबीर ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया है ना? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। डॉक्टर मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके सारे प्रयोग बंद कर दिए गए। लाइब्रेरी सील हो चुकी थी। और जिन लोगों की यादों से छेड़छाड़ हुई थी, उनका इलाज शुरू हो चुका था। निखिल, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। कुछ यादें वापस आ रही थीं, कुछ शायद कभी नहीं आएंगी। कबीर ने मेरी तरफ देखा। और तुम? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर हल्का सा मुस्कुराया। मैं ठीक हूं। लेकिन सच यह था, मैं ठीक नहीं था। उस रात जब मैं अकेला था, मैंने अपनी आंखें बंद की। और फिर वह सब वापस आया। एक सड़क, बारिश, और मेरा छोटा भाई। मैं दौड़ रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। और मैं
कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। सांस तेज हो गई थी। अब मुझे समझ में आ गया था मैंने अपनी यादें क्यों मिटवाई थीं। लेकिन अब वह वापस आ चुकी थीं। अगली सुबह कबीर चाय लेकर आया। सुगम, अगर तुम चाहो तो हम फिर से। मैंने उसकी बात काट दी। नहीं, वह समझ गया। मैंने कहा, मैं भागते भागते थक गया हूं। अब जो है वही सच है। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो असली जासूस की पहचान है। कुछ दिनों बाद निखिल हमसे मिलने आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। धन्यवाद, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, खुद को याद रखना, यही सबसे बड़ी जीत है। वह मुस्कुराया और चला गया। रात में मैं अकेला बैठा था। मेरे सामने एक पुरानी डायरी रखी थी। मैंने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो। मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। नीचे लिखा था, तो इसका मतलब तुमने सच स्वीकार कर लिया है। मैंने धीरे से पन्ना पलटा। अंदर मेरी ही लिखावट में कई नोट्स थे। कुछ केस, कुछ यादें और कुछ नाम। लेकिन आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन लिखी थी, हर सच को याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन हर सच का सामना करना जरूरी है। मैंने डायरी बंद की। खिड़की के बाहर देखा। लखनऊ की रात वैसी ही थी, शांत, लेकिन अपने अंदर हजारों कहानियां छुपाए हुए। कबीर की आवाज आई, सुगम, अगला केस तैयार है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आ रहा हूं। और मैं उठ खड़ा हुआ, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस आगे बढ़ती हैं। सच और यादों के इस खेल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सुगम कौशिक की यह फाइल आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी रहस्यों की इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरी अगली जांच में मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी सुराग आपसे छूट न जाए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? या फिर अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनसुलझी कहानी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट को गौर से पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस जासूसी सफर को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभल कर रहिएगा, क्योंकि शहर की इन अंधेरी गलियों में राज अभी और भी बाकी हैं। मिलते हैं अगली फाइल के साथ।